बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़े कमरे में तनवीर, सोलेहा और जूलिया तीनों बेहोश हुए पड़े थे, लेकिन इन सब के चेहरे लटके हुए थे। वो बेहोश कर दिए गए थे और इनकी बेहोशी के दौरान हमलावर इमरान को अगवा करके ले गए थे। सफदर को अस खुद होश आया तो इसने कैप्टन शकील और फिर सोलेहा, जूलिया और तनवीर को होश दिलाया था। सफदर और कैप्टन शकील कोठी से बाहर गए हुए थे ताकि वारदात करने वालों के बारे में कोई मालूमात हासिल कर सकें, जबकि तनवीर, सोलेहा और जूलिया कमरे में बैठे सफदर और कैप्टन शकील का इंतज़ार कर रहे थे। मिशन तो ख़त्म हो गया था, फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह इमरान को उठा कर ले गए हैं? जूलिया ने कहा, इमरान साहब ने ख़जाना तलाश किया था या नहीं? बहरहाल इन्होंने डॉक्टर रज़ा और चीफ़ सेक्रेटरी को फ़ोन पर बताया था कि इसने ख़जाना तलाश कर लिया है। यकीनन ये कॉल कहीं सुनी गई है या टेप हुई है और ख़जाने पर कब्ज़ा करने वाले इमरान साहब को इसलिए उठा कर ले गए हैं कि पहले इन्हें बताया जाए कि ख़जाना कहाँ है। सोलेहा ने कहा, ये ख्वामखवाह का अजाब गले में डाला है इमरान ने। इस दौरान में कोई अहमक ही होगा जो ख़जाना को तलाश करता होगा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बहरहाल इन लोगों का ताल्लुक़ आयरलैंड से नहीं हो सकता, ये किसी दूसरे मुल्क के एजेंट हैं। सोलेहा ने कहा, और फिर इससे पहले कि इसकी बात का कोई जवाब देता, सफदर और कैप्टन शकील एक दूसरे के पीछे अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ, कुछ पता चला? जूलिया ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है कि एक जीप कोठी के अंदर गई है और फिर वापस चली गई। इसमें आइसलैंड के सफारत खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, सफदर ने कहा, और फिर रिसीवर उठाकर इसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ आइसलैंड के सफारत खाने का नंबर दें। सफदर ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। सफदर ने कैडल दबाया और फिर टून आने पर इसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। यस, आइसलैंड सफारत खाना प्लीज़, सिक्योरिटी सेक्शन से बात कराएं, मैं चीफ़ कमिश्नर बोल रहा हूँ। सफदर ने अपनी आवाज़ और लहजे को भारी बनाते हुए कहा, ओके, होल्ड करें। हेलो, चीफ जेम्स सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक सपाट सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा कदरे मुतबाना था। चीफ़ कमिश्नर इंटेलिजेंस एडवर्ड बोल रहा हूँ, सफदर ने अपने लहजे को रौबदार बनाते हुए कहा, क्योंकि इसे मालूम था कि यहाँ चीफ़ कमिश्नर इंटेलिजेंस इंतज़ामिया का हेड होता है। यस सर, हमारा सफारत खाना आपकी क्या खिदमत कर सकता है? सिक्योरिटी चीफ़ ने इस बार खासे मुतबाना लहजे में कहा। आपके सफारत खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड शहर में एक ऐसी जगह देखे गए हैं जहाँ जाने के लिए सफारत खाने के अमले को सख्ती से मना किया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम क्या थे और वो किसके साथ शहर में घूमते फिर रहे हैं? सफदर ने कहा, सॉरी सर, हम तो हमेशा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ जाने से रोकते हैं। मेरा मतलब है ब्लू एरिया में। मैं चेक करता हूँ कि ये कौन से गार्ड्स हैं और क्यों ब्लू एरिया में देखे गए हैं। आप होल्ड करें। दूसरी तरफ से मुतबाना लहजे में कहा गया। लाउडर का बटन चूँकि प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सब लोग सुन रहे थे। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज़ सुनाई दी। यस, सफदर ने कहा, सर, ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड स्मिथ और पीटर हैं और वो आइसलैंड की रेड स्टार एजेंसी की डेसी और मार्गरेट के साथ बाकायदा इजाज़त लेकर गए हैं। मैडम डेसी और मार्गरेट दोनों ज़िम्मेदार ख़वातीन हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल मैं सफ़ीर मोहतरम के नोटिस में ये बात ले आऊँगा, सिक्योरिटी चीफ़ ने कहा, और सफदर समेत सब समझ गए कि यहाँ हमला आइसलैंड की एजेंट्स ने किया है और वही इमरान को उठा कर ले गई हैं। स्मिथ और पीटर से रब्ता फ़ोन पर हो सकता है तो इनके फ़ोन नंबर भी दे दें। सॉरी सर, ये गार्ड्स हैं, इन्हें तो सेल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता इन्हें ट्रेस करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, सैटेलाइट ट्रैकिंग। वो अगर आप चाहें तो मैं नंबर और पासवर्ड बता देता हूँ। ज़रूर बताएं, आप वाकई इंतज़ामिया से तावन कर रहे हैं। आपके सफ़ीर साहब को बाकायदा ऑफिस की तरफ से तारीफ़ी रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। सफदर ने कहा, थैंक्स सर।
सिक्योरिटी चीफ ने कहा और फिर इसने सफदर को सैटेलाइट कोड और पासवर्ड बता दिया। इन दोनों का एक ही नंबर है? नो सर, स्मिथ का लास्ट नंबर 7 है जबकि पीटर का लास्ट नंबर 2 है, सिक्योरिटी चीफ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, सफदर ने कहा और फिर कैडल दबाकर इसने टून आने पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता होते ही दूसरी तरफ एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सैटेलाइट 003 का रेड नंबर बताएं। सफदर ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो सफदर ने एक बार फिर कैडल दबाया और टोन आने पर नंबर प्रेस करनी शुरू कर दिए। यस, सैटेलाइट 003 आपकी क्या खिदमत कर सकती है? एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चीफ कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर, फरमाएं। आपके ताउन की रिपोर्ट पूरे जब आला हुकाम तक पहुँचेगी तो आपको शायद हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। थैंक्स सर, फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ऑपरेटर ने खुश होते हुए कहा। पासवर्ड बता रहा हूँ और ट्रैकिंग नंबर भी। इन दोनों की ट्रैकिंग आपके सैटेलाइट से मुंसलिक है। ये दोनों स्मिथ और पीटर आइसलैंड के सफारत खाने के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन्हें ट्रेस करने के लिए कहा गया है और सफारत खाने का बेहद एहतराम किया जाता है। आप ट्रैकिंग करके मुझे बताएं कि ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। नंबर्स और पासवर्ड बताएं सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सफदर ने सफारत खाने के सिक्योरिटी इंचार्ज के बताए हुए नंबर्स तफसील से दोहरा दिए। इनमें से स्मिथ कौन है और पीटर कौन है? दूसरी तरफ से पूछा गया तो सफदर ने वही बात दोहरा दी जो सफारत खाने के सिक्योरिटी चीफ ने बताई थी। ओके सर, आप मुझे 15 मिनट देंगे, मैं आपको इसकी जगह के बारे में तफसीली रिपोर्ट दे सकूँगा। ओके, मैं 15 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। तुमने आज इमरान को भी मात दे दी है। हाँ, आज वाकई तुमने पहली बार अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है, तनवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। फिर 15 की बजाय 20 मिनट बाद सफदर ने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। चीफ कमिश्नर इंटेलिजेंस, सफदर ने कहा। यस सर, ट्रैकिंग मुकम्मल कर ली गई है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त दारुल हुकूमत से 30 मील दूर कराप एरिए में वाक़ एक फ़ार्म हाउस में मौजूद हैं और इस फार्म को भी कराप फार्म कहा जाता है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू, सफदर ने कहा और रिसीवर रख कर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इनकी जीप खासी तेज़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ाती इलाके की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। तुमने नक्शे में कराप एरिया और कराप फार्म को चेक कर लिया है या नहीं? साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया ने ड्राइविंग सीट पर मौजूद सफदर से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, मैंने खुसूसी तौर पर चेक किया है, सफदर ने जवाब दिया। कराप एरिया में तो सिर्फ फसलात ही होंगी, हमारी जीप को तो दूर से ही चेक कर लिया जाएगा, जूलिया के साथ बैठी हुई सालेहा ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने भी इस पर गौर किया है। मेरे ख्याल में इस फार्म की तरफ फ्रंट से जाने की बजाय चक्कर काट कर उकुब से पहुंचा जाए। कुछ नहीं होगा, कराप वाले रास्ते से जीपें आती जाती रहती होंगी। हम जीप को कुछ देर पहले ही रोक देंगे और आगे फैलकर पैदल जाएंगे, वरना उकबी तरफ पहुंचने के लिए हमें बहुत तवील चक्कर लगाना पड़ेगा और इमरान न जाने किस हालत में हो, तनवीर ने कहा। इमरान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, इनसे भी मुकाबला होगा, उकबी सीट पर बैठे कैप्टन शकील ने कहा। डेसी और मार्गरेट दोनों यहाँ मौजूद होंगी, इसलिए मेरा ख्याल है कि जो काम इन्होंने हमारे साथ किया है वही इनके साथ भी किया जाए। पहले इन्हें बेहोश करके फिर अंदर जाया जाए। हाँ, वेरी गुड। इस जीप में साइड सीट के नीचे गैस पिस्टल मौजूद है, सफदर ने कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान के जहन पर छा जाने वाला घुप अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा और रोशनी का तासुर नुमायाँ होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन रोशन होता चला गया, लेकिन रफ्तार खासी सुस्त थी। तुम्हारा नाम इमरान है और तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, निस्वानी आवाज़ में कहा गया। तो इमरान के जहन में एक झमाका सा हुआ और इसका जहन पूरी तरह रोशन हो गया और फिर चंद लम्हों में ही इमरान सारी सूरत हाल का जायज़ा ले चुका था। वो रोड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा था। सामने कुर्सियों पर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। ये दोनों पहले इमरान से मुलाकात कर चुकी थीं, इसलिए इमरान इन्हें देखते ही पहचान गया था कि ये आइसलैंड की एजेंसी रेड स्टार की एजेंट्स हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जिस बात का तुम्हें इल्म है, इसका मज़ीद क्या जवाब दूँ? वैसे तुम दोनों ने वाकई यहाँ बहादुरी का काम किया है कि मुझे मेरी रिहाइशगाह से बेहोश करके उठाकर यहाँ ले आई हो। मेरे साथियों का क्या किया तुमने? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इनका क्या कर सकती थी? डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। जो एजेंट्स के साथ एजेंट्स करती हैं, एक पुराना लतीफ़ा है कि एक आदमी ने बादशाह से बगावत की तो इसे गिरफ़्तार करके बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने इससे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ।
तो इस आदमी ने बरजस्ता कहा कि जो बादशाह बादशाहों से करते हैं, यानी इस्तकबाल। अब तुम बताओ कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डेसी, ये आदमी सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहा है। इसे शायद ये ख्याल है कि इसके साथी होश में आकर इसे बचाने के लिए सीधे यहाँ आएंगे और इसे छुड़ाकर ले जाएंगे। मार्गरेट ने कहा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वैसे भी वहाँ स्पेशल गैस फायर की गई है जिसके असरात 14-15 घंटे तक हर सूरत में रहते हैं। तो फिर इससे पूछ लो जो कुछ पूछना है, वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो। इमरान, तुमने मागा ख़जाना तलाश कर लिया है और गलत बयानी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने डॉक्टर रज़ा से फ़ोन पर जो बातचीत की थी और फिर चीफ़ सेक्रेटरी साहब से जो तुम्हारी बात हुई है वो भी मेरे पास टेप हो चुकी है। और तुमने कल सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? डेसी ने कहा, हाँ, 100% दुरुस्त कह रही हो। लेकिन तुम्हारा इस ख़जाने से क्या ताल्लुक़ है? बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जिस सरज़मीन से ये ख़जाना निकलेगा वही मुल्क इसका मालिक होता है। हमें ये ख़जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून अपनी जगह, हमें अपने मुल्क की गुर्बत ख़त्म करने के लिए भी ये ख़जाना चाहिए। डेसी ने सख्त लहजे में कहा, जबकि इस दौरान इमरान ने रॉड्स को ख़ास तौर पर चेक किया था। लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या है ये बात इमरान की समझ में ना आ रही थी। यही वजह थी कि इमरान मुसलसल वक्त लेने की कोशिश कर रहा था। इसे मालूम था कि औरत नरम लहजे में बात करते करते अचानक शदीद गुस्से में आ सकती है। सुनो इमरान, फिर सोच समझ कर फ़ैसला करना। ख़जाने को आज तक कोई ट्रेस नहीं कर सका। अलबत्ता तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम अगर चाहो तो अपनी जहानत से हर मसले का हल निकाल लेते हो। इसलिए सबका ख्याल था कि अगर तुम संजीदा हुए तो ख़जाना ट्रेस कर लोगे। और अब तुम खुद देखो कि तुमने खुद फ़ोन करके बताया है कि तुमने ख़जाना ट्रेस कर लिया है और तुम चीफ़ सेक्रेटरी और डॉक्टर रज़ा को भी साथ ले जाकर दिखा सकते हो। तुमने कहा था ना, डेसी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ख़जाना तलाश कर लिया है, बल्कि मैंने ये कहा है कि मैंने वो मकाम तलाश कर लिया है जहाँ ये ख़जाना गहराइयों में कहीं मौजूद है। वो मकाम कौन सा है? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं तुम्हारे मुल्क की सिफारिश चीफ़ सेक्रेटरी आयरलैंड को करूँगा कि वो ख़जाने में से तुम्हें भी हिस्सा दे दें। तुम हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तुम इस वक्त जिस हालत में हो तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए अपनी जान बचाओ और हमें इस ख़जाने के बारे में तफसील बता दो। ऐसे ख़जाने किसी फ़र्द या मुल्क के काम नहीं आया करते, बल्कि मनहूस साबित होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ। तुम्हारा चीफ़ मेरा दोस्त है, मैं इसे कायल कर लूँगा। इमरान ने कहा तो डेसी के चेहरे पर शदीद तरीन गुस्से के तासुरात उभर आए। तुम एशियाई कीड़े मुझ पर एहसान करने जा रहे हो? मैं तुम्हारा वो अशर करूँगी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। डेसी ने यकलख्त शाउट होते हुए कहा, सॉरी, मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन करना नहीं था। इमरान ने कहा, आखिरी बार कह रही हूँ कि वो जगह बताओ और सुनो। तुम्हारी मेज़ के खाने में मौजूद कागजात, नक्शे और एक पुरानी किताब मैं साथ ले आई हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो फिर मज़ीद बात नहीं होगी। हमारे लिए ये पोजीशन भी काबिल कबूल है कि तुम्हें हलाक करके हमेशा के लिए ख़जाने को ज़मीन में ही दफन रहने दें। इसलिए कह रही हूँ, बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? सॉरी, इस तरह चीखने और गुस्सा दिखाने से तुम इमरान को मजबूर नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, मैं बताती हूँ कि तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। डेसी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती इमरान की कुर्सी की तरफ बढ़ी। इमरान अभी हैरान हो ही रहा था कि डेसी इस अंदाज में क्यों आ रही है कि अचानक कमरा थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। ये थप्पड़ डेसी ने इमरान के गाल पर पूरी कुव्वत से मारा था। तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब देना होगा डेसी, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो डेसी ने दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बर वक्त अपने सर को उल्टी साइड में करके अपने आप को थप्पड़ से बचा लिया। लेकिन इसी लम्हे कड़कड़ाहट की तेज़ आवाज़ से कमरा गूंज उठा और दूसरे लम्हे इमरान के सर पर खड़ी डेसी चीखती हुई हवा में किसी गेंद की तरह उड़ती हुई सीधी मार्गरेट से जा टकराई और वो दोनों चीखती हुई नीचे गिर गईं। इसी लम्हे इमरान ने तेज़ी से मुड़कर इन कुर्सियों में से एक कुर्सी उठाकर फ्रेड को मार दी, जो हैरत से बुत बना खड़ा था। फ्रेड चीखता हुआ नीचे गिर रहा था कि डेसी और मार्गरेट नीचे से एक झटके से उठीं। इनकी रफ्तार में वाकई तेज़ी थी और सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि डेसी के हाथ में इसका मशीन पिस्तल मौजूद था। दूसरे लम्हे कमरा तरतराहट की गूंज से गूंज उठा। इमरान चूँकि बराह रास्त इसका हदफ था और फासला इतना था कि वह फौरी तौर पर बच भी ना सकता था, लेकिन गोलियां चलते ही इमरान का जिस्म किसी तेज़ रफ्तार मछली की तरह कौस की सूरत में घूम गया और फिर जब तक डेसी हाथ मोड़ती इमरान का जिस्म एक बार हवा में बुलंद हुआ और दूसरे लम्हे डेसी चीखती हुई पूरी कुव्वत से दीवार से टकराई और इसके मुंह से तेज़ चीख निकल गई। दीवार से टकराकर नीचे गिरने के बाद इसका जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पकर साकत हो गया था। डेसी की यह हालत देखकर शायद मार्गरेट हौसला छोड़ गई और इसने जद्दोजहद करने की बजाय दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी,
लेकिन कुर्सी लगने और फर्श पर गिरने के बाद वापस उठते हुए फ्रेड से बुरी तरह टकरा गई और वो दोनों ही धमाके से नीचे गिर रहे थे कि इमरान इनके सर पर पहुंच गया। इसी लम्हे दोनों ने एक बार फिर उछलकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इमरान इनके सर पर पहुंच चुका था। इसने बिजली की सी तेज़ी से झुककर एक हाथ मार्गरेट की गर्दन पर और दूसरा हाथ फ्रेड की गर्दन में डाला और दूसरे लम्हे वो दोनों फ़ज़ा में कलाबाजी खाकर ज़ोरदार धमाके से फर्श पर जा गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए। तो इमरान ने आगे बढ़कर फर्श पर सीधी पड़ी हुई मार्गरेट के सर पर एक हाथ रखा और दूसरा हाथ इसके कंधे पर रखकर दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो मार्गरेट का जिस्म एक बार ज़ोरदार अंदाज में झटका खाकर सीधा हो गया, लेकिन इसके चेहरे का बिगड़ता हुआ रंग दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। इमरान अपने मुकाबिल को इस अंदाज में कलाबाजी देकर ज़मीन पर फेंकता था कि इसकी गर्दन में बल आ जाता है और शहरक दब जाने की वजह से वो आदमी चंद मिनट में हलाक हो जाता है। अलबत्ता जिसे ज़िंदा रखना मकसूद हो तो इसके कंधे और सर पर हाथ रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया जाए तो वो बल निकल जाता है और शहरक दबने की वजह से तेज़ी से मौत की तरफ जाने वाला शख्स वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। डेसी ने इस पर फायर खोला था, लेकिन इमरान ने इसे हलाक नहीं किया था। वो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। चुनांचे इसने डेसी को फर्श से उठाया और वापस कुर्सी की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी, क्योंकि गुज़िश्ता 8-10 मिनट के दौरान इसे मौत का खेल इस अंदाज में खेलना पड़ा था कि मौत इसको छूती हुई गुजर गई थी। कुर्सियों का मैकेनिज़्म इमरान तलाश करता रहा था। यह सिस्टम रिमोट कंट्रोलर के तहत ही रखा गया था, लेकिन इमरान ने देखा कि इसके दाएं हाथ पर मौजूद कुर्सी की एक साइड की टांग के करीब मैकेनिज़्म की एक चौकड़ी सी मौजूद थी, जिसका रंग स्याह हो रहा था। यूँ लगता था जैसे यहाँ मौजूद कोई ऑयल इसमें से बहता रहा हो, जिसने इस चौकड़ी का मैकेनिज़्म ढीला कर दिया हो। इमरान काफ़ी देर से इस चौकड़ी में हाथ डाले बैठा था और डेसी से बात कर रहा था, और डेसी जो शायद इमरान के इत्मीनान और एतमाद को देखकर मुश्तइल हो गई थी, ने कुर्सी के सामने आकर इमरान के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। इस अचानक थप्पड़ ने इमरान को जैसे तड़पा दिया था, और फिर इससे पहले कि डेसी दूसरा थप्पड़ रसीद करती, इमरान के चौकड़ी में मौजूद हाथ को ज़ोरदार झटका लगने से अचानक इमरान की कुर्सी के रॉड्स कड़कड़ाहट की आवाज़ से निकालते हुए खुल गए और इमरान ने पलक झपकने से पहले सामने खड़ी डेसी को दूसरा थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए उठाकर उकुब में मौजूद मार्गरेट पर फेंक दिया था। फिर इमरान ने फौरी तौर पर कुर्सी मारकर फ्रेड को नीचे गिरा दिया था और वो गर्दन में बल आ जाने की वजह से थोड़ी देर बाद हलाक हो गया था। तो इमरान ने डेसी को उठाकर एक कुर्सी पर डाला और दूसरी कुर्सी पर मार्गरेट को डालकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर सुर्ख रंग के 10 बटन एक कतार की सूरत में मौजूद थे। इसने बटन ऑपरेट करना शुरू कर दिए तो एक कुर्सी के रॉड्स ने काम ना किया। वो शायद वही कुर्सी थी जिस पर इमरान को बिठाया गया था, जबकि बाकी सब कुर्सियों के रॉड्स ऑपरेट हो रहे थे। इमरान ने चूँकि इसका मैकेनिज़्म ख़त्म कर दिया था, इसलिए अब रॉड्स हरकत ना कर रहे थे। अलबत्ता डेसी और मार्गरेट दोनों की कुर्सियों के गिर्द रॉड्स आ गए थे। इमरान ने मखसूस अंदाज में डेसी और मार्गरेट की कुर्सियों के रॉड्स ऑपरेट करके इन बटनों को मज़ीद प्रेस किया तो दोनों कुर्सियों के रॉड्स हल्की सी कड़कड़ाहट के साथ अंदर की तरफ प्रेस हो गए, और अब औरतें होने के बावजूद वो इन रॉड से आज़ादी हासिल ना कर सकती थीं, वरना मुतनासिब जिस्म की हामिल डेसी और मार्गरेट दोनों खुले रॉड्स में से निकल सकती थीं। इमरान ने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि इस इमारत का जायज़ा ले सके। इसने वो मशीन पिस्टल उठा लिया था जिसका आधा मैगज़ीन पड़ा था, लेकिन इमरान मशीन पिस्टल की फायरिंग से भी साफ बच निकला था। इमरान अभी दरवाजे के करीब खड़ा था कि इसके कानों में दूर से किसी इंसान के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। वो दरवाजे में ही रुक गया था। फिर वो बरामदे में ही घूमता हुआ अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि एक बार फिर एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। इस बार इमरान चूँकि बोलने वाले के ज़्यादा करीब आ चुका था, इसलिए इस बार वो ना सिर्फ आवाज़ को पहचान गया था, बल्कि बोलने वाला जो कुछ कह रहा था वो भी इसकी समझ में आ गया था। इसने चेक किया था कि बोलने वाला इस इमारत के बैरूनी फाटक के करीब एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ है और वहीं नीचे मौजूद किसी आदमी से बात कर रहा है। और सबसे अहम बात यह थी कि वो आवाज़ को पहचान गया था। ये आवाज़ सफदर की थी।